आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आ चुका है। इस फैसले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने क्या कहा है आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको आज की बहस का मुद्दा बता देते हैं। क्या 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जम्मू कश्मीर को संवैधानिक गारंटी के खिलाफ है? नेहरू के 370 वाले जम्मू कश्मीर और मोदी के अखंड भारत वाले जम्मू कश्मीर में क्या फर्क है? और क्या नेहरू की संवैधानिक भूल को मोदी ने सुधार दिया है? सबसे पहले लेकिन आपको आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें बता देते हैं कि दरअसल क्या कुछ कहा गया है। देश के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सही करार दिया। अदालत ने संविधान के आर्टिकल 370 को टेम्पररी यानी अस्थायी प्रावधान बताया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संविधान के आर्टिकल 1 और 370 से साफ है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। अदालत ने साफ किया कि जम्मू कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए भी कहा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 से पहले चुनाव कराने का आदेश दिया। अदालत ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को भी सही बताया है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, उनके साथ हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ मौजूद हैं आरपी सिंह, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका। महिमा सिंह एडवोकेट हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। और एहसान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आरपी सिंह जी, इस तरह से आप घेर लेते हैं, इस तरह से आपने इस पूरे मुद्दे में लगता है कि घेरा है कि अब किसी के पास कोई जवाब नहीं बन रहा है, सब लगता है कि साथ में है, क्योंकि साफ तौर पर विरोध तो कोई नहीं कर रहा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह जी ने देश के अंदर जो एक बड़ी गलती हुई संवैधानिक तौर पर, उसका सुधार 5 अगस्त 2019 में किया और उसके बाद निरंतर वहाँ पर चीज़ें ठीक करने के लिए चेष्टा करी। और उसमें राज्य की बेशक वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, बेशक वहाँ की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री हो, दोनों पर चिंता करी कि किस प्रकार से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक रहे और वहाँ पर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री भी बनी रहे, वहाँ पर जो सुविधाएं चाहिए या वहाँ के ओवरऑल जो जीडीपी है वो भी ठीक हो, और दोनों में सफलता पाई। आज वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर भी जिस प्रकार की स्थिति 370 हटाने से पहले थी उससे कहीं बेहतर है। और जीडीपी का डेटा मेरे पास आया है जिसमें लगभग आंकड़े हैं आरपी जी, हमारे पास भी आंकड़े हैं, आंकड़े भी हम दिखाएंगे। लाख करोड़ रुपए नहीं मैं आंकड़े हैं, हम दिखाएंगे, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल राजनीतिक सवाल, फिलहाल राजनीतिक सवाल। धन्यवाद आधा मिनट सर, हम ये दिखाएंगे। राजनीतिक सर, ये हम दिखाएंगे, जिन आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं उन आंकड़ों पर भी बात कर लेंगे, दिखा भी देंगे। लेकिन मैं आपसे एक अलग सवाल पूछ रही थी। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपने इस तरह से घेरा है सबको, वो तो आपकी राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल था। अब आप पर आरोप ये लगाते हैं कि आप बार बार फिर वापस जाकर नेहरू को याद करते हैं। आपने तो सुधार दिया ना, आपने तो बेहतर कर दिया, फिर नेहरू को कब तक याद करते रहेंगे? नहीं, अब जिसने किसी ने गलती की हो उसके सुधार जब होगा तो उस आदमी को तो याद किया जाएगा जिसने गलती की है। अब ये थोड़ा कि हम कोई एक हवा में कोई बात होगी, हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट तो बनेगा ना बात का, तो वो कॉन्टेक्स्ट है। अब मैं उदाहरण देता हूँ, मुझे हालांकि निजी उदाहरण देना चाहिए। 26 जनवरी 2011 को मुझे तिरंगा लहराना था, वहाँ पर पार्टी का आदेश हुआ, मैं तिरंगा लहराने वहाँ गया। वहाँ पर 7 घेराबंदी की थी, हमने फिर भी तिरंगा लहराया, परंतु हमारी मार कर ऐसी हालत कर दी तिरंगा लहराने पर। 7 घेराबंदी थी, क्यों? क्योंकि मन में ये था कि हम अलग हैं, कश्मीर कुछ अलग हिस्सा है, यहाँ पे तिरंगा नहीं लहरा सकते आप। तो मुंशीराम बाग थाना में मेरी कंप्लेंट दर्ज है आज भी, इसलिए उनका जिक्र करना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट है इसलिए उनका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन महिमा जी, आज सदन में जब बहस हो रही थी तो विवेक तनखा ने कह दिया कि गलती हुई थी, अगर बहुत पुरानी बात है, गलती हो गई, अब जब आप बात कर रहे हैं तो आज के दिन पर बात करनी चाहिए। यानी कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर लिया है कि जो कुछ हुआ उसमें नेहरू की गलती थी। जय हिंद। बिल्कुल भी नहीं।
मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने अपना जो वक्तव्य दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, चिदंबरम जी ने, सिंघवी जी ने, जो औपचारिक स्थिति है कांग्रेस पार्टी की इस मुद्दे को लेकर के, उसको बिल्कुल स्पष्ट किया है अभी आज 4:45 जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन अभी जब आप ये बात नहीं पूछ महिमा रही जी, हैं, जो मैं बता रही हूँ आपको, वो भी आज सदन में जवाब दे रहे थे कांग्रेस के आपने प्रतिनिधि के जो तौर पर। बात पूछी उसका मैं उत्तर दे रही और वहाँ वो हूँ। ये- सुमेरा उन्होंने जी, यही आप कहा मुझे कि उत्तर, गलती हो गई, उसको सुमेरा जी भूल आप जाते मुझे हैं। उत्तर देने दें। सुमेरा जी आप मुझे उत्तर देने दें। मैंने बताया कि पार्टी की जो औपचारिक स्टांस है, इस पे जो ऑफिशियल स्टांस है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे नेताओं ने, पवन खेड़ा जी भी उसमें मौजूद थे, चिदंबरम जी भी मौजूद थे और सिंघवी जी भी मौजूद थे, और बड़ा एक औपचारिक बयान वहां पर दिया गया है। मुझे लगता है वो औपचारिक स्थिति है पार्टी की, इस बात में आपकी बात का उत्तर भी आ जाता है। दूसरी बात यह है कि अभी जब मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रही थी तो झूठ कितने कॉन्फिडेंस से भाजपा वाले बोलते हैं ये पता चलता है। क्योंकि देखिए, अभी इन्होंने बात की कि क्या होता था कश्मीर में। मैं बताती हूँ क्या होता था 1947 में, जब देश भर में दंगे हो रहे थे, जब देश भर में हिंदू मुसलमान हो रहा था। कश्मीर एक ऐसा प्रदेश था, कश्मीरियत की मिसालें दी जाती हैं जहां पर एक भी जो है इस तरह की हत्या उस समय नहीं हुई, और उसके बावजूद भी आज यदि आप मुड़ करके देखें तो 2004 से पहले वहां मात्र 2000 कश्मीरी पंडित मौजूद थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो मंजूरियां दी गई 12,000 नौकरियों को, उसके नतीजे के तौर पे आज 9,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित वहां हैं। लेकिन पलायन अभी शुरू हो गया जब इन्होंने इस तरह सब कुछ अच्छा था, धरती पर स्वर्ग जैसा था जम्मू कश्मीर। देखिए, 1970 खत्म होने से आप मुझे उत्तर देने देंगी तो तभी 5 लाख पंडित वहां से निकले। चाह रही हूँ, मुझे भाजपा के प्रवक्ता से ये उत्तर जरूर ले लीजिएगा कि भाजपा ने वहां कितनी नौकरियां जारी की, या ये भी उत्तर ले लीजिएगा कि वहां पर कैपिटा इनकम आज कितना है। जीडीपी की ये बात कर रहे हैं, जीडीपी तो देश का ही गिर गया। आज जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है उसके सामने हम सब नतमस्तक हैं भारतीय नागरिक होने के नाते, लेकिन बावजूद उसके एक बात जो यहाँ कहने की है वो ये है सुमेरा जी, कि जो स्टेटहुड को लेकर के, जो राज्य का दर्जा देने को लेकर के बात आज हुई, जो सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक फैसला दे दिया। एक फैसला अभी जनादेश जनता का आना बाकी है। जनतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है, पर वो तभी आएगा। 4 वर्ष से उनको अपना मत अभिव्यक्ति करने के लिए एक पटल नहीं दिया गया। तो चुनाव भाजपा कब कराने जा रही है? मोदी जी ने जून 2021 में बोला, ये सवाल पूछा, मैं पूछ लूंगी मोदी जी ने जून 2021 में बोला था राज्य बनाने जा रहे हैं। ये सवाल आरपी सिंह जी से पूछ लेते हैं। आरपी सिंह जी, ये है बड़ी चुनौती कि अब चुनाव कराना है और जल्द से जल्द कराना है। मंशा नहीं है इनकी। पहले बात तो मैं इनका बता दूं, थोड़ा मैं खुद भोगा हुआ हूं। ये आर्टिकल है, कश्मीर में तिरंगा लहराने के लिए 5 घंटे मुंशीराम बाग थाने में जानवर की तरह पीटा गया था, मैं और मेरे साथियों को और मेरी एक बहन को। और ये कहकर पीटा गया था कि तुम्हारी जरूरत कैसे होगी, तुमने तिरंगा लहरा दिया कश्मीर के अंदर। और ऐसा लग रहा था जैसे मैं हिंदुस्तान के थाने में नहीं, किसी लाहौर के थाने के अंदर हूँ, यहाँ पे मैंने गलती से तिरंगा लहरा दिया। तो ये मत समझाइए, आज वहां पर हर गांव में, हर घर के अंदर, लाल चौक के ऊपर सब जगह तिरंगा लहराया जाता है। ये फर्क हो गया। आज वहां पर आईएसए के झंडे नहीं लहराए जाते, वहां पत्थरबाजी नहीं होती। वहां पर आपने बहन कभी कश्मीर सहा होता तो समझते आप कश्मीर का दर्द क्या है। वहां 5 लाख पंडितों को निकाल दिया गया वहां से। आप कश्मीरी पंडित का दर्द सहते तो समझते। सिर्फ जनेऊ ऊपर से पहनने से, कहने से मैं कश्मीरी पंडित हूं। आरपी जी, सवाल है, ये सवाल तो इसी सवाल का जवाब आपको देना है। अभी आगे इन्होंने दर्द को छू लिया। इन्होंने चाहिए, वापस आएंगे हम। आपका जो दर्द है और जो देश का दर्द है, पंडितों की बात भी करेंगे, क्योंकि वो अब आपकी जिम्मेदारी है कि वो कितनी जल्दी उनको वहां पर आप वापस ले जाकर स्थापित करते हैं। हमारे साथ लेकिन एहसान मिर्जा मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। एहसान मिर्जा, ये जो अब हो गई है स्थिति, जो अब दिखाई दे रही है, उसमें या तो ये कहा जा रहा है कि तरीका सही नहीं था, या ये कहा जा रहा है, जो बीजेपी कह रही है कि हमने तो जो एक रॉन्ग था उसको राइट कर दिया, जो गलत हुआ था इतिहास में हमने उसे सही कर दिया। और जो जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि यही है हालात, हम बहुत लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। यानी ये अब स्थिति बदल चुकी है जम्मू कश्मीर में। क्या इसको लेकर जो स्वीकार्यता है, जिसका दावा कर रहे हैं आरपी सिंह जी, क्या वो भी उतनी ही व्यापक है? देखिए सुमेरा जी, मैं एक चीज़ बड़े वसूख के साथ कहना चाहता हूं कि आज जम्मू कश्मीर का मेरे जैसा पढ़ा लिखा जो युवा नौजवान है और जो ये समझता है कि उनके साथ पिछले 70 साल में क्या हुआ या उनका आने वाला मुस्तकबिल कैसा होना चाहिए, वो आज
खुश है। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि इट वाज अ टेम्परेरी प्रोविज़न, ये हम भी समझते थे, ये मेरे जैसा पढ़ा लिखा नौजवान युवा समझता था कि आर्टिकल 370 एक एम्प्टी वेसल है, जो दिखने में तो सामने बहुत कुछ लगता है लेकिन अंदर से वो टोटल एक खोखला था। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ रही, मैं सुबह से डिफरेंट चैनल्स के ऊपर देख रहा हूँ, वो इतने इमोशंस के साथ अपने लोगों के जज्बातों को, उनके एहसासों को ठीक है, सामने रखना चाहते हैं कि जैसे उनसे वो चीज़ चली गई जिस चीज़ से पता नहीं उनकी आने वाली जो नस्लें हैं उनको शायद कहीं ये देखना पड़ेगा कि 370 जो था वो हमारे लिए क्या था। तो आपके मैं मुताबिक आपको एक बात जो जरूर युवा कहना चाहता जो हूं, युवा है वो समझ रहा है, यानी वो जो कश्मीर फैक्ट्री जिसकी बात की जाती है वो बंद हो गई। अब सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में क्या होगा आगे। केंद्र सरकार दो अहम कदम उठा सकती है। इसमें पहला है जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा और फिर विधानसभा चुनाव। सवाल यह भी है कि क्या 30 सितंबर 2024 से पहले ही जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार को इसके लिए काफी तैयारी करनी पड़ेगी और इन तैयारियों को पूरा करने के लिए केंद्र कुछ और समय भी ले सकता है। अब आपको यह भी बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए तो कितनी सीटों पर मतदान होंगे। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 114 सीटें हैं। इनमें जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें हैं, जबकि 24 सीटें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के लिए आरक्षित हैं। आर्टिकल 370 को रद्द करने से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में 111 सीटें थी। इनमें 24 पीओके के लिए आरक्षित थी, जबकि बाकी 87 सीटों में 4 लद्दाख में, 37 जम्मू में और 46 सीटें कश्मीर इलाके में थीं। लेकिन लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में 107 सीटें ही रह गई हैं। अब परिसीमन के बाद जम्मू इलाके में 6 सीटें बढ़ गई हैं और कश्मीर में 1 सीट का इजाफा हो गया है। आरपी सिंह जी, आरोप तो ये भी लग रहा है कि ये जो तस्वीर अब उभर कर सामने आई है, इसमें एक तरह की कोशिश थी कि बांट लिया जाए जम्मू और कश्मीर के इलाके को, और अब सीटें भी जम्मू के इलाके में 6 सीटें बढ़ गई हैं, कश्मीर के इलाके में 1 सीट बढ़ गई है और लगभग बराबरी के पास पहुंच चुका है, जो अगर आप लद्दाख और जम्मू को मिलाएं और दूसरी तरफ कश्मीर को रखें। तो क्या ये भी एक कोशिश थी जिसमें सफल हो गई बीजेपी? देखिए, डिलिमिटेशन कमेटी बनती है, वो कोई सरकार किसी की निजी कमेटी नहीं, किसी पार्टी की कमेटी नहीं है। वो प्रॉपर एक पूरी जांच करती है, सबको अधिकार होता है, सब पॉलिटिकल पार्टीज उस डिलिमिटेशन कमेटी के सामने अपना पक्ष रखते हैं। वह वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ का एरिया, वहाँ का क्षेत्रफल, इन सबको ध्यान में रखते हुए फिर वह डिलिमिटेशन का प्रोसेस करती हैं। और आज भी आपने जो फिगर बताई 47 कश्मीर की है और 43 जम्मू की हैं। आज भी कश्मीर की सीटें ज़्यादा हैं। और ये कहना कि वहाँ पर बांटने, हमने तो कश्मीर को इंटीग्रेट किया है, हम बांटेंगे क्यों जम्मू और कश्मीर को? हमारी तो कोशिश है, लगातार निरंतर ये कोशिश है कि इस प्रकार से हम इंटीग्रेट करें। और मेरी बहन पूछ रही थी पर कैपिटा इनकम, अरे 1 करोड़ से ऊपर, अगर मेरे को फिगर ठीक है, 1 करोड़ 30 लाख टूरिस्ट गए वहाँ पर। तो वो जो गए वो कुछ ना कुछ तो देकर छोड़कर आए होंगे, वो सिर्फ हवा में थोड़ा घूमने गए होंगे। तो निरंतर वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है। इसी कारण से आज वहाँ पर लोग खुश हैं। वहाँ पर सिनेमा हॉल खोल के, कभी आपने सोचा नहीं था कि कश्मीर में 90 के बाद सिनेमा हॉल खोलने की बात होती है। सिनेमा हॉल खोल के वहाँ पर देश के साथ जोड़ना था, अभिन्न अंग है भारत का जम्मू कश्मीर, और वो आपने कर लिया। आपका बड़ा एजेंडा था, बीजेपी का बड़ा और लंबे समय से एजेंडा था। लेकिन महिमा जी, बीजेपी के 3 एजेंडे थे, 3 बड़े एजेंडे थे, एक निशान, एक प्रधान, एक विधान, वो सब उन्होंने पूरा कर लिया है। एक जो पूरा नहीं किया उस दिशा में भी वो आगे बढ़ गए हैं। 2024 के चुनाव की अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं, सामने 2024 का चुनाव। तो आप यही कहेंगे क्या कि हाँ ठीक है, हो तो गया, ठीक है, प्रक्रिया गलत थी, तरीका गलत था, क्या यही आपका डिफेंस होगा बीजेपी के सामने पॉलिटिकली? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुमेरा जी। हमारी जो CWC की एक रेजोल्यूशन है जिसके अंदर ये साफ तौर पर हमने कहा है कि जब तक के कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक तरीके से जो भी रिपील है या अमेंडमेंट किया जाता है 370 में वो नहीं होगा, तब तक
हमें इस तरह का कोई भी संशोधन अमान्य होगा। 370 को लाने वाली यदि कांग्रेस थी, उस समय की परिस्थिति आप याद करें, हैदराबाद के अंदर एक निजाम था जबकि हैदराबाद एक हिंदू बाहुल्य इलाका था। कश्मीर के अंदर एक हिंदू राजा थे जबकि वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका था। और उस समय पटेल और नेहरू के अंदर जो चर्चाएं हुई उसके ऊपर यदि हम जाना शुरू करेंगे तो भाजपा के प्रवक्ता ने शुरू में जो बातें कही थी वो तो औंधे मुंह गिर ही जाएंगी, लेकिन एक पूरा शो उसके ऊपर लग जाएगा। रख लीजिएगा, दोबारा इसी प्रवक्ता को बुला लीजिएगा इन्हीं को, और कर लेनी चाहिए, फिर उस पर चर्चा कर लेंगे। हस्तक्षेप ना करें, बहुत कर लीजिए। आरपी जी, मैं अभी भी तैयार हूँ आपके साथ सारी चर्चा करने के लिए। प्रवक्ता में एक व्यक्ति बोलेंगे, एक समय में एक व्यक्ति करते हैं। आरपी जी, अब ये टूरिस्ट का डेटा बता रहे थे, ये 2014 से पहले का भी टूरिस्ट डेटा बता दें। मैंने इनसे पूछा था इन्होंने कितनी नौकरियां वहां पर क्रिएट की हैं, हमने कितनी की थी, मैंने बता दिया। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता नहीं बता पाएंगे क्योंकि इन्होंने क्रिएट की ही नहीं नौकरियां, न तो नौकरियां क्रिएट की। लेकिन आज रिकॉर्ड पर डेटा ये बताता है कि वहां पर हत्याएं, कश्मीरी पंडितों की हत्याएं, आतंकवाद बढ़ा है। और यदि सब कुछ ठीक है तो क्यों आज नजरबंद करना पड़ा वहां के बड़े नेताओं को ऐसा फैसला आने के दिन? क्यों पिछले 4 वर्षों से 5वां वर्ष पूरा होने जा रहा है, वहां पर चुनाव आप नहीं करवा सके? क्यों जून 2021 आप ये कह रहे हैं कि ऑफिशियल स्टैंड ये नहीं है, ये हमारा डिफेंस नहीं होगा, ये हमारा डिफेंस नहीं होगा कि किया ठीक, प्रक्रिया गलत थी, तो क्या करेंगे अगर सत्ता में आ जाए? क्योंकि ये सवाल आज पूछा गया था सदन में कि अगर इंडिया आ जाए, इंडिया गठबंधन आ जाए सत्ता में तो क्या होगा? आपकी बात का मैं अभी उत्तर देती हूँ, लेकिन उससे पहले जो बात मैं पहले भी कहना चाह रही थी फिर अब पूरी कर देती हूँ। जून 2021 में प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से कहा कि राज्य का दर्जा हम चंद महीनों में बहाल करने जा रहे हैं। जून 2021 से आज दिसंबर 2023 में हम बात कर रहे हैं। आज भी सर्वोच्च न्यायालय ने कड़े शब्दों में निर्देश दे दिया है। एक और बात सर्वोच्च न्यायालय ने आज कही है कि अनुच्छेद 367 का जो विश्लेषण किया गया 370 के एक हिस्से को संशोधित करने के लिए, वो कानून में कहते हैं अल्ट्रा वायर्स यानी कि गैर कानूनी है। 467 पेज की जजमेंट है, इतनी जल्दी उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते, उसे गहराई से पढ़ना होगा। उसके अंदर बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस मिलती हैं। लेकिन आपने जो सवाल किया कि इंडिया का जो गठबंधन है या कांग्रेस पार्टी का जो स्टांस है वो बड़ा स्पष्ट है सुमेरा जी। संवैधानिक मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य हमारे लिए सर्वोपरि हैं, जनादेश सर्वोपरि है। 2019 5 अगस्त 2019 के पहले वाली स्थिति पर पहुंचा देंगे क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता में होगी? कहा कि जो भी असंवैधानिक तरीके से हुआ है उसको दुरुस्त करने का काम कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ जो भी लोग गठबंधन में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो आज कह दिया ना कि संवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा संवैधानिक है। लेकिन आज जो बहस हुई, जो आज बहस हुई, मैं वापस आती हूँ आपके पास, एक बहस का हिस्सा भी सुनवा देते हैं। आज राज्यसभा की बहस उस समय बहुत गर्मा गर्म हो गई जब डीएमके के एक सदस्य ने पेरियार को कोट करते हुए कह दिया कि कश्मीर के लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक है। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। इस पूरी घटना को 2 मिनट की एक रिपोर्ट में आपके लिए हमने तैयार किया है, इसको सुनिए, इससे हमारी बहस का एक नया सिरा भी खुलेगा। Tandai Periyar once said, every race has the right to self-determination. That appeals to the people of Kashmir as well. Can we believe in constitution with such kind of observations? Repeal. These will be deleted. Repeal. Your observations are expunged. Appeal to you that should not be entertained, it should be expunged. I take very strong exception to this. I would like to ask the Congress party members who are in alliance with them, if they go along with that, how could that House be hearing this? Those observations are expunged. Congress should stand up and say कि कांग्रेस पार्टी स्टेटमेंट से सहमत है क्या? तो आप लोग जो कह रहे हैं इसको तो मैं समझ रहा हूं कि आप सभी इस स्टेटमेंट का समर्थन कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड स्पष्ट कर देना चाहिए साहब। ये भारत माँ की आत्मा पर प्रहार था। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, पेरियार ने जो कोर्ट का इस्तेमाल किया है उस कोर्ट का हम समर्थन नहीं करते। मक्तल में आते हैं वो खंजर बदल के, यार रब मैं कहां से लाऊं सर बदल। क्या है हमारे त्रिवेदी साहब कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। Sir, tomorrow if the Indian alliance wins and come to the power, and if Article 370 is restored. सिवा साहब डीएमके का एजेंडा बता रहे हैं कि आर्टिकल 370 फिर से लाएंगे या पूरा इंडी अलायंस का एजेंडा है, उसकी स्पष्टता कर देनी चाहिए।
तकनीकी गड़बड़ी की वजह से आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ आरपी सिंह जी जुड़े हैं, लेकिन उन तक हमारी आवाज़ अभी नहीं जा रही है। उस तकनीकी गड़बड़ी को दूर करेंगे, उनसे सवाल लेंगे। लेकिन इस बीच महिमा जी हमारे साथ बनी हुई हैं। महिमा जी, आपने सुना राज्यसभा में जब ये चर्चा हो रही थी, मुद्दे बदल गए, मक्तल बदल गए, खंजर बदल गए, सर बदल के कैसे लाऊं, यानी हर वार के लिए कैसे हम अपने आप को तैयार करें। कांग्रेस पार्टी एक मत नहीं दिखाई देती है। छोटे से मुद्दे पर चर्चा के दौरान एक मुद्दा उठकर सामने आ जाता है, एक ही सदन में बैठे आपके दो वरिष्ठ सदस्य अलग अलग बयान देते हैं, तो आप सामना कैसे करेंगे? आप तो एक मत नहीं दिखाई दे रहे सदन में, आपके दो बड़े नेता। बिल्कुल एक मत है, और मुझे लगता है जयराम रमेश जी ने जब ये कहा कि इस बयान से, इस टिप्पणी से हम अपने आप को दूर रखते हैं, ये कांग्रेस पार्टी का औपचारिक बयान नहीं है। या फिर जब खड़गे जी ने ये कहा कि कहां से लाऊं सर बदल के, मुझे लगता है बड़ा स्पष्ट है। इसका तो ये इशारों में भी बात नहीं हो रही, बिल्कुल स्पष्ट बात हो रही है। खड़गे जी बात कर रहे हैं, जो बयान दिया उसमें उन्होंने ये साफ कहा, उन्होंने कहा कि अलग अलग विचार हो सकते हैं, पेरियार को लेकर अलग अलग मत हो सकते हैं, सबको सम्मिलित करने की गुंजाइश होनी चाहिए। यानी उन्होंने जयराम रमेश से अलग स्टैंड लिया। बात इसकी नहीं है, बात इस मुद्दे की भी नहीं है, बात इससे बड़ी जो दुविधा कांग्रेस पार्टी के सामने उसकी है कि कांग्रेस पार्टी के सामने क्या ये बड़ी दुविधा है कि आप एक मत, एक मंच पर, एक मुद्दे पर सहमत भी नहीं होते हैं और उस वजह से आपके सामने चुनौती ज्यादा बड़ी है बीजेपी के लिए? बिल्कुल भी नहीं सुमेरा जी। सबसे पहली बात तो कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर आज लोकतंत्र है पिछले 77 वर्ष के से, उसके लिए बड़े गर्व के साथ जिम्मेदार है। हमने इस देश के अंदर न सिर्फ लोकतंत्र को जीता ब्रितानवी राज से, बल्कि उसे जिंदा रखा पिछले 77 वर्ष, और पिछले 9 वर्षों से तो और पुरजोर तरीके से जिंदा रख रहे हैं। और हमारी पार्टी के अंदर भी आंतरिक तौर पर अपने व्यक्तिगत मत विचार हो सकते हैं। मुझे लगता है मानवता के अंदर ये बड़ी अहम बात है, होने भी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो औपचारिक स्थिति होगी किसी भी बात के ऊपर, आपको उसको देख करके, जब आप राजनीतिक बहस करेंगे या राजनीतिक चर्चा में जाएंगे, तो उसको देख करके चलना चाहिए। वो हमने स्पष्ट कर दिया, वो जयराम रमेश जी ने बता दिया कि जिस मायने में विश्लेषण यहाँ किया जा रहा है पेरियार की उस बयान का, उससे हम अपने आप को दूर रखते हैं। पहली बात ये। व्यक्तिगत मत अलग है, आधिकारिक मत अलग है, औपचारिक मत अलग है, और वो स्पष्ट बार बार करना पड़ता है। लेकिन वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आएंगे वापस आएंगे। एक मिनट सुमेरा जी, आप एंकर हैं भारतवर्ष की, आप इसके बाहर भी एक व्यक्ति होंगी ना। हो सकता है कि किसी बात को लेकर के आपका एक मत हो, लेकिन यहाँ के पटल पर जब आप बात करेंगी तो आपको कुछ दायरे में रहकर के बात करनी चाहिए, और आप करेंगी। अभी आपने कहा कि जयराम रमेश जी का व्यक्तिगत मत है, उन्होंने जो कहा वो व्यक्तिगत मत है, जो खड़गे जी कह रहे हैं वो उनका मत है, पार्टी का अलग आधिकारिक मत है। ये तो आप ही बता रही है ना हमें। आप बताइए खड़गे जी ने क्या कहा, आप खड़गे जी की बात को जरा स्पष्टता से बता दीजिए, क्योंकि मैं समझती हूँ उन्होंने इंगित किया, इशारों में बात की, और उसका विश्लेषण करना होगा जैसे कोई भी विद्वान। वही विश्लेषण ही कर रहे हैं हम, अभी वही विश्लेषण ही कर रहे हैं। आर्टिकल 370 के पक्ष में दलील दी गई कि राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल संविधान बदलने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, हम आपको दोनों ही पक्ष दिखा रहे हैं, पक्ष में और विरोध में क्या क्या दलील दी गई। तो इसके विरोध में सरकार की तरफ से यह कहा गया कि शासन व्यवस्था ठीक से चलाने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। आर्टिकल 370 के समर्थन में तर्क दिया गया कि इसे हटाने के लिए चुनी हुई सरकार की सहमति जरूरी थी। तो इसके विरोध में सरकार ने कहा कि राष्ट्रपति शासन की वजह से संसद के पास इसे हटाने की पूरी शक्ति है। आर्टिकल 370 के समर्थकों ने दलील दी है कि संविधान सभा खत्म होने के बाद राष्ट्रपति इसे हटाने का आदेश जारी नहीं कर सकते। तो सरकार की तरफ से कहा गया कि राज्य में विधानसभा और राज्य सरकार अस्तित्व में नहीं थी, ऐसे में इसे हटाने का फैसला पूरी तरह से जायज है। आर्टिकल 370 के पक्ष में तर्क दिया गया कि राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाना आर्टिकल 3 का उल्लंघन है। तो इसके विपक्ष में सरकार ने तर्क दिया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों के संदर्भ में आर्टिकल 3 लागू होता है। आर्टिकल 370 के समर्थकों ने इसे हटाए जाने को जम्मू कश्मीर से संवैधानिक धोखाधड़ी बताया। तो सरकार ने कहा कि संसद के पास संविधान के किसी हिस्से में संशोधन की शक्ति है। लेकिन आर्टिकल 370 पर राजनीतिक दलों की राय क्या है वो भी जान लीजिए, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है। इस पर अलग अलग दलों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले पर संवैधानिक मोहर लग गई है। कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आई, हटाने की प्रक्रिया से असहमत, कोर्ट का फैसला लेकिन अंतिम है। इसके अलावा शिवसेना ने कहा कि फैसले का स्वागत है, पीओके को जल्द कश्मीर में मिलाया जाए,
ये कब जानकारी सामने आएगी? सीपीआईएम ने कहा कि कोर्ट का फैसला परेशान करने वाला है, संघीय ढांचे पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। पीडीपी में कहा गया कि जम्मू कश्मीर के लोग ना तो उम्मीद खोने वाले हैं और ना ही हार मानने वाले हैं। आपको यह भी दिखाते हैं कि आर्टिकल 370 हटाने पर नेताओं और दलों की राय और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उसका क्या जवाब है। यानी जो सवाल उठाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उसका क्या जवाब सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया है कि संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन जम्मू कश्मीर के लोगों से धोखा है। तो फैसले में कहा गया कि संविधान में अस्थायी प्रावधान है, जम्मू कश्मीर को अलग से संप्रभुता हासिल नहीं है। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल उठाया गया असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कि बीजेपी चेन्नई, कोलकाता, मुंबई को कभी भी यूटी बना देगी, यानी उनको राज्य का दर्जा खत्म कर कर कभी भी यूटी बना सकती है, यूनियन टेरिटरी। जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द बहाल हो। लद्दाख पर फैसला लेकिन सही था, यानी जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल हो, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 370 हटाने से देश कमजोर हुआ है, महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया। तो फैसले में क्या कहा गया इसको लेकर ये भी बता दें। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये कहा गया कोर्ट के फैसले में। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि निराश हो, हतोत्साहित नहीं, संघर्ष जारी रहेगा, यानी लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं। अनुच्छेद 370 हटाना पूरी तरह से सही था, इसको संवैधानिक माना है सुप्रीम कोर्ट ने। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य कब बनेगा, चुनाव कब होंगे, बड़ा सवाल है। सरकार पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द दे, सितंबर 2024 से पहले चुनाव हो, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपने फैसले में कहा गया है। उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाया कि कश्मीरी पंडितों की वापसी की गारंटी कौन देगा। सत्य और सुलह समिति बना सकते हैं, ये जस्टिस कॉल की एक टिप्पणी थी हमारे साथ। लेकिन सभी मेहमान भी बने हुए हैं। एहसान मिर्जा साहब, ये जो तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें एक बड़ा सवाल जो जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं वो उठा रहे हैं कि बहुत लंबा अभी संघर्ष बाकी है। तो क्या वाकई लंबा संघर्ष अभी करना है? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि युवाओं को और लोगों को दिखाई दे रहा है, उनको उम्मीद यही थी और यही हुआ है। सुमेरा जी, अच्छा होता अगर हमारी कोई भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी वक्ता अगर यहाँ पे बात करने के लिए आता तो तब शायद इस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा अच्छी तरीके से बात हो सकती थी। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ रही, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं बात करूँ या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मैं बात करूँ, हमेशा लोगों के इमोशंस के साथ, लोगों के जज्बात के साथ, लोगों के एहसासात के साथ हमेशा इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने खेला। मैं पूछना चाहता हूं आज उन पॉलिटिकल पार्टीज को जो आज से कुछ दिन पहले की बात कर रहे हैं, जो आज से आप इमोशंस की बात करें तो एक बड़ा मुद्दा कश्मीरी पंडितों का मुद्दा भी है और वो भी बार बार सवाल उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है, एक टिप्पणी की गई वहां भी कि मेरा जी मैं दो तीन बातें करना चाहता हूँ। मैं दो तीन बातें करना चाहता हूँ। आप प्लीज थोड़ा सा मुझे वक्त दें। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज जो पॉलिटिकल पार्टीज़ पिछले जब 370 हटाया गया तो उस दिन उनका ये कहना था कि हम आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और उसके बाद उन्होंने कहा जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम सब ने नज़र बनाई हुई है और जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला होगा, जो उच्च अदालत का फ़ैसला होगा वो हमें काबिल कबूल होगा। मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, कल ही कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वहाँ से स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी कि हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली जो है वो फैसला नहीं आएगा। ये फिर एक इमोशंस क्रिएट करने की बात थी लोगों के बीच के अंदर। आज फिर वो ये कह रहे हैं, ज़रा वो रोड मैप तो बताएं, वो करना क्या चाहते हैं कश्मीर के लोगों के साथ, वो कौन से एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं जो पिछले 70 साल से वो लगातार करते आ रहे हैं। अब तो दुरुस्त हो रहा है ना। 370 में था क्या? आपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम हर एक कश्मीरी को जो है अभी वो एक टारगेट बनाया, हर एक हिंदुस्तानी के ऊपर इंप्रेशन देने की कोशिश की। पता नहीं 370 जो है वो हमारे पास कौन सी ऐसी चीज है, पता नहीं कौन सा अलादीन का चिराग है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के पास है। एहसान साहब भाषण नहीं। देखिए 370 तो खत्म हो गया ना, कोर्ट ने भी कह दिया कि संवैधानिकता खत्म हो गया। अब जब तक कोई और ना सरकार आ जाए, कुछ और ना बदल दे, तब तक यही है स्थिति। अब मैं आपसे आगे की बात कर रही थी कि कब और क्या रोड मैप होगा, क्या गारंटी होगी, क्या जम्मू कश्मीर के लोग भी उसी तरह से खुली बाहों से स्वागत करेंगे? मेरा जी, मैं आपको कश्मीरी पंडितों का क्या होगा? मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूं। छोटा जवाब दीजिएगा। मैं छोटा जवाब दे रहा हूं।
पंडितों की आपको वापसी पता है होगी? जब 2019 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, हमारी जो भी मार्जिनलाइज्ड और स्क्वीज्ड कम्युनिटीज थी, चाहे वो कश्मीरी पंडित्स हों, चाहे वो वहाँ के वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हों, चाहे वहाँ का ओबीसी समाज हो, मैं भी एक कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसको आपसी पहाड़ी होगी ना? कबीला कहा जाता है। हमारे 15 लाख लोग हैं। 40 साल से कांग्रेस की सरकार ने, वहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे साथ मजाक किया। एहसान मिर्जा ये साहब, पहली पॉलिटिकल पार्टी थी, ये नरेंद्र भाई मोदी और माननीय अमित शाह जी, जब हमारे ये लोग उनके पास गए, जस्टिस जीडी शर्मा कमीशन का गठन हुआ, उन्होंने सिफारिशात दी, रिकमेंडेशन दी। है ना, इससे पहले भी हमारी रिकमेंडेशन होती रही। ठीक है। आज आपके सामने 2 बिल पास हो चुके हैं और आने वाले दिनों के अंदर ठीक है। हमें इस गवर्नमेंट पे पूरी तरीके से यकीन है कि ये दोनों बिल और पास होंगे। आप मुझे बताइए, अच्छा ठीक इतनी है, बड़ी ठीक है। इतनी एहसान मिर्जा बड़ी साहब, आप इतनी बात कर रहे हैं, 1989 से पहले के लोगों को क्या मिलेगा? मैं ये कह रहा हूं कि 1989 क्या कह रहे में हैं? पहाड़ियों का शेड्यूल ट्राइब के जिम्रे के अंदर पहली रिकमेंडेशन हुई, पहाड़ीज वर एट नंबर 1, लेकिन हमारे केस को 40 साल से रिजेक्ट किया गया। अभी आज की स्थिति बताइए ना, जो अब बदलाव हो गए, अब जो परिस्थिति है उसमें बताइए ना क्या मिलेगा? देखिए, मैं आज ये कहना चाहता हूं कि आज आप जम्मू के अंदर जाके देखें, आज आप कश्मीर के अंदर जाके देखें, वहाँ का एक आम आदमी खुश है, वहाँ का एक आम नागरिक खुश है। ठीक है। वहाँ पे डेवलपमेंट्स के काम हो रहे हैं, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से काम कर रही है, लेकिन जो ये आप पॉलिटिकल मुद्दे पर नहीं पार्टीज, बात करें, आप जिन नेताओं के बारे में आप बात करें, आप भी फिर उन्हीं नेताओं की तरह आप इस वक्त बात करें, मुद्दे पर बात करें ताकि लोगों को संक्षेप में बहुत कुछ जानने को मिले। महिमा जी, अभी जो स्थिति है उसमें कश्मीरी पंडितों के लिए क्या बदलेगा? मैं तो ये हैरान होती हूँ सुमेरा जी, थोड़ी देर पहले भी मैं यही सवाल पूछना चाह रही थी भाजपा के प्रवक्ता से, जब ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक तो ये याद रखना चाहिए कि जिस समय ये पलायन हो रहा था उस समय वीपी सिंह जी के साथ जो है गठबंधन में भाजपा की सरकार थी, तब इन्होंने क्या किया ये नहीं बताते। कश्मीरी पंडितों के लिए पिछले 4 वर्ष में ही क्या किया ये नहीं बताते, भड़काने के अलावा भी कुछ किया हो तो बता दें। और वही स्थिति रहने वाली है जब तक आप संवैधानिक मूल्यों का मर्दन करते रहेंगे। आप आज बता रहे हैं कि आज कितने पर्यटक आ रहे हैं, आप बता दीजिए ना कि 2014 से पहले कितने पर्यटक आते थे। ये स्वाभाविक है, मैं खुद पर्यटन के लिए भी और कभी ना कभी किसी काम के लिए जाती रही हूँ और सन 2004 के बाद से लगातार जाती रही हूँ। मुझे जो स्थिति वहां तब लगती थी, मुझे लगता है आज तनाव वहां बहुत ज्यादा है। पिछले 4 वर्षों में एक राज्य जिसके लोगों को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार न मिला हो, जो सदैव इस देश का अखंड हिस्सा रहे, आपके मुताबिक कुछ बदला नहीं है। They are and they will be a आपके part, मुताबिक कुछ an बदला नहीं, integral लेकिन ये part of सवाल India। हम कोशिश करते हैं क्योंकि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से आरपी सिंह जी हमारे साथ काफी समय से नहीं थे। आरपी सिंह जी, आपको आवाज मिल रही है? ये मुझे मिल रही है, मुझे कुछ डेटा शेयर करना है। आरपी जी, डेटा शेयर करने से पहले सर डेटा शेयर करने से पहले हम आपकी एक प्रतिक्रिया चाहते हैं जिस मुद्दे पर हम यहाँ चर्चा कर रहे थे, क्योंकि आपका उस पर इनपुट नहीं मिल पाया, वो जरूरी है। कश्मीरी पंडितों की जो गारंटी है, उनको वहां ले जाकर बसाने की जो गारंटी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम देश को गारंटी दे रहे हैं, तो ये गारंटी कब तक पूरी होगी? देखिए, जब वहाँ पर आतंकी घटनाएं कम होनी शुरू हो गई हैं, 228 आतंकी घटना हुई थी 2018 में, इस बार 30 हुई हैं। वहाँ पर इनकाउंटर्स कम हुए हैं, 190 थे, अभी 24 हुए हैं। सिविलियंस लगभग 40 मारे गए थे 2018 में, आज अभी इस साल की घटना में 10 की हत्या हुई है। ये जो निरंतर जो वहाँ पर हालात सुधर रहे हैं, यही कश्मीरी पंडितों को वापस लेकर जाएंगे। परंतु मेरी बहन जी से पूछो, ये तो गुपकार अलायंस का हिस्सा है, जिसमें पीडीपी भी है, एनसीपी है, कांग्रेस भी है। ये तो उसका, एक मिनट रुकी ना, ये उस अलायंस का हिस्सा है। और इन्होंने कसम खाई थी, जब तक धारा 370-35 से वापस नहीं आएगी, हम जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये इनके बयान है तीनों पार्टी के मिलकर। तो आप क्या चाहते हैं, चुनाव ना लड़ें, सामने कोई भी ना हो? अब ये आप क्या चाहते हैं, चुनाव लड़ें या ना लड़ें? अपनी बात पर रहें और चुनाव ना लड़ें ताकि सामने कोई हो ही ना, प्रतिद्वंदी ना हो। बयान बता रहा हूं मैं आपके, इनके बयान बता रहा हूं। इनका बयान था, करिए ना, अगर चुनाव लड़ने के लिए वापस पलट भी रहे हैं बयान से, चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अच्छी बात है ना। कहते हैं चुनाव लड़िए। आपने वहां पर पंचायत चुनाव का बहिष्कार क्यों किया?